नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे जिस तरह से एमएलसी टिकट के बंटवारे के बाद आरजेडी में नाराजगी देखने को मिली है। शिवचंद्र राम की नाराजगी ने पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति और सम्राट चौधरी का जिस तरह से कद बढ़ा है। उसके बाद कुशवाहा वोट बैंक और कुशवाहा के नेता कौन है, इसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। दूसरी ओर हम इंडिया अलायंस की बैठक में हमें दिखा कि विपक्षी एकता के भीतर भी लीडरशिप और हिस्सेदारी की जिस तरह से लड़ाई लगातार सामने आती रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सलाह दी है कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करें और क्षेत्रीय दलों की ताकत को समझें। उसके बाद कई तरह के सवाल हो रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के बिना बिहार में अपनी राजनीतिक पहचान और ताकत बचा पाएगी, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक राम बंदोबस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग जिस तरह से आरजेडी के एमएलसी टिकट को लेकर पार्टी में जिस तरह से इंटरनल टेंशन खुलकर सामने आई, एक रोते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसमें टिकट नहीं मिलने से नाराज शिवेंद्र चंद्र राम ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। तेजस्वी यादव, बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने उन पर नहीं बल्कि सुनील सिंह पर ट्रस्ट क्यों किया है। और पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा है कि एमएलसी इलेक्शन में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग और पॉलिटिकल मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, ऐसे में आरजेडी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो नंबर नेटवर्किंग और ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट में स्ट्रांग हो। सुनील सिंह को इसी वजह से सेफ बेट माना गया। साथ ही उनकी जो उम्मीदवारी के जरिए आरजेडी ने जिस तरह से राजपूत वोट बैंक पर कहा जा रहा था कि जिस तरह से एमवाई से आगे आकर अब ए टू जेड की पार्टी बनना चाहती है आरजेडी, तो राजपूत वोट बैंक को भी मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन शिवेंद्र राम की नाराजगी ने दलित रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे को फिर से एक बार चर्चा में ला दिया है। जी, शिवचंद्र राम 90 के दशक से ही लालू यादव के साथ रहे हैं। वो आरजेडी के साथ रहे लंबे समय से, 90 के दशक से ही, और वो आरजेडी के एक प्रमुख दलित चेहरा के रूप में है और उनका प्रभाव भी है। जैसे वैशाली का इलाका, हाजीपुर का इलाका, जहाँ पे रामविलास पासवान कभी दलित नेता के रूप में रहे और आज के समय में चिराग पासवान, हाजीपुर वैशाली के इलाका में चिराग पासवान का एक दलित नेता के रूप में अपना दबदबा है। तो उसकी जगह पे शिवचंद्र राम आरजेडी के एक लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं वहां पे, और उन जगहों पे उनकी लोकप्रियता भी है और इसका फायदा आरजेडी को मिला भी है, चाहे वो सीटों के रूप में, सीटों के लाभ के रूप में चुनाव के दरमियान हो या ना हो। लेकिन वो शिवचंद्र राम एक कद्दावर नेता माने जाते हैं आरजेडी के। लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो रोने लगे, बिल्कुल ही वो फपक फपक के रोने लगे और उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया था, कई बार ये बताया गया था कि आपको टिकट मिलेगा। वो काफी आशान्वित थे, इसीलिए उनको लगता है कि झटका भी लगा है और वो भावुक भी हो गए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से एक ही सीट थी एमएलसी की आरजेडी के पास, उसको लेकर के जो गहमा-गहमी थी, कई नाम थे, उनमें एक इनका भी नाम था और उसके साथ-साथ आरजेडी के जो तेजस्वी यादव ये चाहते थे हमेशा कि वो ये जो एकलौता जो टिकट है एमएलसी का, वो उनके परिवार के सदस्य को न मिले, यानी उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिनके बारे में भी कैस लगाया जा रहा था, तेज प्रताप यादव जो अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं, जनशक्ति जनता दल, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि एक ही सीट है, वो परिवार के किसी सदस्य को मिल जाए। और इसके लिए लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों सक्रिय भी थे, अपने अपने बेटी से और बेटे से बात भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक यह निर्णय ले लिया। देखिए, तेजस्वी यादव परिवार के अंदर कोई अन्य चुनौतियां पैदा नहीं होने देना चाह रहे थे। जो टकराहट हुई, जो खलबली को लांघते हुए, चुनौतियों को लांघते हुए, अब जब वो आरजेडी को अपने हाथों में ले चुके हैं, तब वो किसी बहन को या भाई को एमएलसी सदस्य बना करके फिर उस समस्या को पुनर्जीवित करना नहीं चाह रहे थे। इसलिए वो चाह रहे थे कि ये टिकट घर के बाहर को मिले। और ये इसमें सच्चाई भी है कि तेजस्वी यादव ने शिवचंद्र राम के नाम पर समीक्षा भी की थी कि अंततः तो पार्टी को एमवाई से आगे बढ़ना है, और एमवाई से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अति पिछड़ी जाति है,
और उसके साथ साथ दलित जाति है। दलित जाति के लिए ही तो आरजेडी को कांग्रेस पे निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस की जो लोकप्रियता है छिटपुट कहीं सवर्ण जातियों में है, और ज्यादातर उसकी जो लोकप्रियता है वो दलित जाति में, वो भी रविदास समाज में है। तो उसी निर्भरता को कम करने के लिए दलित नेता के रूप में इनको उभारना था। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने ये तय किया कि वो परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देंगे, बाहर किसी नेता को टिकट देंगे, तब एक आम सहमति बनाने वाली स्थिति पैदा हुई। वो एक ऐसा नेता हो जो केवल तेजस्वी यादव की ही पसंद का नहीं हो, बल्कि उनके माता पिता की भी पसंद का हो। उसमें सुनील सिंह का नाम आ गया। हालांकि सुनील सिंह भी आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, पहले भी एमएलसी में रह चुके हैं। सदन के भीतर और बाहर वो जहां भी रहते हैं, नीतीश कुमार पे या एनडीए पे बिल्कुल ही हमलावर रहे हैं, और पार्टी के संगठन की दृष्टि से और फाइनेंस की दृष्टि से भी वो आरजेडी को मजबूत करते रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि कम से कम लालू यादव और राबड़ी देवी, खासकर राबड़ी देवी और की विश्वसनीयता भी वो जीत चुके हैं। वो ऐसे ही मुंह बोले भाई नहीं उनको कहा जाता है, बल्कि आर्थिक जो आधार है उनका, अगर आर्थिक मामलों भी राबड़ी देवी और लालू यादव के सबसे पसंदीदा चेहरे में से एक माने जाते हैं, और पार्टी के संगठन को भी मजबूत करते हैं। अगर कहीं कहीं पार्टी आर्थिक संकट की दौर से गुजरता है तो उसको बाहर निकालने के लिए भी सुनील सिंह आगे आते हैं, वो अपना समीकरण जुटाते हैं। तो इस तरीके से उनकी एक महत्ता तो है ही, और अपनी सीट के लिए वो नीतीश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ चुके हैं, तो वो इस सीट के दावेदार हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि सूर्यचंद्र राम के नाम पर तेजस्वी यादव ने विचार किया था, वो चाहते थे कि इनको मिले, लेकिन परिवार के अंदर उनके नाम की सहमति नहीं बन पाई। परिवार के अंदर राबड़ी देवी, खासकर लालू यादव से भी अधिक राबड़ी देवी ये चाहते थे कि अगर तेज प्रताप यादव नहीं गए, रोहिणी आचार्य नहीं गए, तो फिर शिवचंद्र राम या कोई अन्य व्यक्ति न जाए, सुनील सिंह ही जाए, और उनके पसंद के कारण ही सुनील सिंह को भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि एक सीट के बाद अब आने वाले समय में तो कुछ उस तरीके का चुनाव नहीं है जहां पे तेजस्वी यादव अपने पार्टी के कुछ नेताओं को सेट कर पाए। ये उनके लिए आखिरी एक मौका था। राज्यसभा भी खत्म हो गया, एमएलसी भी खत्म हो गया। हाँ, आने वाले समय में ग्रेजुएट कोटे का और स्नातक कोटे का चुनाव है एमएलसी का, और वो चुनाव होता है जिसमें जनता वोट करती है, ग्रेजुएट जनता वोट करती है, या जो टीचर होते हैं जो वोटर बन चुके हैं तो वो वोट करती है। तो वो इसी साल के अंत में 8 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, उनमें वो किन किन को देते हैं। हालांकि ये सबसे सुरक्षित सीट था, यहाँ पार्टी जिसको टिकट देती है उसकी जीत मानी जाती है। आने वाला जो 8 सीटों पे चुनाव है उस पे संघर्ष होना होता है, तो इन सीटों को लेकर के लोग ज्यादा खुश भी होते हैं। अब ऐसे में शिवरंजन चन्नाम ने जो अपना त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र देने के बाद हालांकि वो बोले कि मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, पार्टी में मैं हूँ, लेकिन अब पार्टी के संगठन में या कोई दायित्व की मैं अब निर्वहन करने की भूमिका में नहीं रहूंगा। हालांकि आरजेडी ने उनके इस्तीफा को नामंजूर भी कर दिया है, तो वो पुराने रहे हैं, वो 90 के दशक से रहे हैं। अगर वो बागी हो जाएं, वो आरजेडी छोड़ दें, तो खासकर जो वैशाली का इलाका है, हाजीपुर का इलाका है, उसमें आरजेडी को झटका लगेगा। जिस तरीके से रितु जायसवाल के जाने के बाद शिवघर का जो गैप हुआ है वैश्य समाज में, वो आरजेडी के लिए भरना मुश्किल है, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। हाजीपुर और वैशाली का जो इलाका है, उस गैप को भरना आरजेडी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आरजेडी उनके मान मलवन में भी जुटी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव का भी बयान आया है, तो उनके बयान में जितनी ठंडक है, ऐसे लगता है कि वो मान मनोबल करके उनको पार्टी में बने रहने के लिए तैयार कर देंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की बात लगातार हो रही है, जब से कैंडिडेट्स के नाम आए हैं उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा अलग अलग कारणों से हो रही है। इस बार हम बात कर रहे हैं कि बार बार एनडीए में उन्हें मौके मिले, लेकिन अपने समाज के निर्विवाद नेता क्यों नहीं वो बन पाए। लोग मानते ये भी हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल शिफ्टिंग रही उनकी, कभी एनडीए में कभी महागठबंधन में फिर वापसी, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर काफ़ी असर पड़ा है। उसके अलावा सम्राट चौधरी ने जिस तरह से खुद को कुशवाहा नेता के रूप में उभारा है, बीजेपी के भीतर रह के खुद को एक कंसिस्टेंट ओबीसी फेस के तौर पर स्थापित किया है। संगठन की बात हो गई, चुनावी प्रदर्शन की बात हो गई, और एनडीए लीडरशिप के भरोसे ने सम्राट का कद और बढ़ाया है। और
कुशवाहा को सम्मान तो मिलता रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन बार बार उनकी नाराज़गी और दबाव की राजनीति ने उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसको ज़रूर कमज़ोर कर दिया है, जैसे हमने इस बार उनके बेटे के ही केस में हमने देखा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के लोकप्रिय नेता रहे हैं। हालांकि कुशवाहा समाज में स्वयं नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता रही है और अन्य नेताओं की भी रही है। फिलहाल सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनकी भी एक लोकप्रियता है एक स्तर पे। लेकिन नीतीश कुमार बहुत बड़ा चेहरा कुशवाहा समाज में रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर्कों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की लोकप्रियता रही है। वो चुनाव जीते, जब भी चुनाव लड़े हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव दिखा है। सीटें चाहे जितने भी निकाल लें या न निकाल पाए, अकेले तो वो कम सीटें निकालते हैं। एनडीए के साथ रहते हैं तो वो चुनाव जीत जाते हैं, ज्यादातर सीटें उनकी निकल जाती है। लेकिन उनका प्रभाव रहा है। उनकी नाराजगी का भी खामियाजा एनडीए को 2024 में भी झेलना पड़ा था। तो वो अगर एनडीए के साथ रहते हैं वो लाभ भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो नीतीश कुमार जिस तरीके से वो समता पार्टी में आए, समता पार्टी के बाद वो जदयू में गए, जदयू के बाद वो फिर आरजेडी में गए, आरजेडी के बाद उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना ली, फिर उसको जदयू में विलय कर दिए, जदयू के विलय के बाद फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। तो इस तरीके से जो नीतीश कुमार उनको रह रह कर उभारने की कोशिश भी किए, कई प्रमुख जवाबदेही भी उनको दिए। 2004 में जब नीतीश कुमार संसद में थे तो वो विधानसभा, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को ही विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया था। ये एक बहुत बड़ा पद होता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। और समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की जो जातिगत समीकरण है, जिसके वो नेता हैं, जिसकी राजनीति करते हैं, उसी जाति के तहत उपेंद्र कुशवाहा की भी छवि आती है। वो उसी जाति के लौकुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज, और वो प्रतिपक्ष के सदन के नेता नीतीश कुमार ने उनको बनाया। तो एक बहुत बड़ा अवसर ही था कि नीतीश कुमार के बाद अपने आप को वो एक उछाल दे सके अपने चेहरे में। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व से उनका मतभेद होता रहा, उनका रह रहा कि नीतीश कुमार से भी मतभेद होता रहा, जब वो आरजेडी में गए तो लालू यादव से भी मतभेद होता रहा। तो इस मतभेद के कारण उनकी राजनीति में स्थिरता नहीं आ पाई। और टिकट बंटवारों में भी जब जब वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 2 दफा उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो उस टिकट बंटवारों में भी वो कुशवाहा समाज से ज्यादा अन्य जो जाति है जिसकी वो राजनीति नहीं करते हैं, खासकर सामान्य जाति हैं, उनको भी टिकट देते थे। तो उनकी राजनीति नीतीश कुमार की तरह हो नहीं पाई। नीतीश कुमार जिस तरीके से एक तो अस्थायित्व रहा उनकी राजनीति में, और वो अपने समाज और अपने समीकरण के लोगों को अधिक संख्या में टिकट देते थे, उसके साथ अन्य लोगों को भी देते थे। लेकिन जिस मूल जनाधार की राजनीति नीतीश कुमार करते थे और उसके कारण वो समाज में टिकट देते हुए थे अच्छी खासी संख्या में, वैसा उपेंद्र कुशवाहा कर नहीं पाए। और दूसरी बात ये हो पाई कि कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए, क्योंकि इनकी राजनीति अस्थायी रह नहीं पाई, इसलिए सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए। इसके कारण भी इनकी जो राजनीति है वो धीरे धीरे करके सीमित होती चली गई। फिलहाल जिस तरीके से वो बीजेपी ने अभी उनको राज्यसभा भेजा था, बीजेपी 5 सीटों का जो पिछली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी अपने हिस्से की सीट उपेंद्र कुशवाहा को देकर के राज्यसभा में भेजा था। उसी समय इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनपे बीजेपी में विलय का दबाव है, और वो दबाव नहीं है, मतलब एक तरीके से सहमति भी हो गई है और उन्होंने हाँ भी कहा है कि आगे चल के हम अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। लेकिन जब ये तय हुआ और उन्हें राज्यसभा भेजा गया, जब नीतीश कुमार को भी राज्यसभा भेजा गया, तब एक नई तरीके की राजनीति बिहार में आई। हर पार्टी को ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के बाद अगर नीतीश कुमार बिहार में राजनीति नहीं करेंगे आने वाले साल 2 साल के बाद, तो उनका जो जनाधार है, उनकी जो राजनीति है, उस गैप को कौन भरेगा। उसमें अपने आप को उपेंद्र कुशवाहा देखने लगे। यही कारण है कि अब वो अपनी पार्टी का विलय नहीं करना चाहते हैं। अब पहले जब तक नीतीश कुमार सक्रिय थे तब तक उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुशवाहा समाज की जो वोटिंग पैटर्न ये है कि जहां भी कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा होता है वो उनको अच्छा वोट मिलता है उनके अपने जातिगत समीकरण के अनुसार। ऐसा 2024 में भी देखने को मिला। भले ही वो जो उम्मीदवार है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नहीं हो, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आरजेडी का भी हो जाए तो भी, अगर एक सीट पे आरजेडी का उम्मीदवार हो, वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अगर गैर कुशवाहा उम्मीदवार हो तो उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं मिलेगा। तो जो वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला है आने वाले एक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, उसके कारण भी
कुशवाहा समाज का वोट बैंक अपनी ओर वो एकजुट नहीं कर पा रहे थे, और तो उनको पार्टी में बीजेपी में विलय करने का एक प्रस्ताव आया, वो सहमत भी हो गए। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की जिस तरीके से राजनीति में बदलाव हुआ और जो गैप आया, अब उनको लगता है कि हम अगर टिके रह जाएंगे तो शायद इस गैप को भर पाए, क्योंकि निशांत कुमार राजनीति में आए हैं तो किस तरीके की राजनीति कर पाएंगे या किस तरीके की राजनीति उनको करने दिया जाएगा। क्योंकि जदयू के बारे में कहा जाता है भी, आनंद मोहन भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जदयू में कोई एक ग्रुप है, कोई एक चंडाल चौकड़ी है जो जदयू की राजनीति को प्रभावित कर रही है। ऐसा आरोप आनंद मोहन का लगा है। ऐसी परिस्थिति में अब उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि अब अगर हम राजनीति करेंगे तो हो सकता है हमारी पार्टी का सियासी जो जमीन है वो बढ़ जाए। ऐसे में वो अब पार्टी का विलय नहीं चाहते हैं। जब वो बीजेपी में विलय नहीं चाहते हैं तो लाजमी है जो एक सीट था दीपक प्रकाश को देने के लिए कहा गया था, और जिस आश्वासन के कारण ही वो बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री पद उनको एक मिला भी। जब नीतीश कुमार 2025 के बाद 2 बार गठन हुआ, एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सम्राट चौधरी, दोनों मंत्रिमंडल में इनको मंत्री बनाया गया जबकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो कहीं ना कहीं से इनको बीजेपी की ओर से कहा गया था कि मंत्री भी बन जाएंगे और एमएलसी भी का भी टिकट भी मिल जाएगा, लेकिन अब वो बात बन नहीं पा रही है। यही कारण है कि बीजेपी अब हाथ पीछे खींच रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास अपना एक नेता है कुशवाहा समाज का, जो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी पहले भी जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब भी बीजेपी के वो उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई उससे वो जमीन पे जाकर के वो पूरा किए, और वो एक प्रभावशाली तरीके से पूरा करते रहे। अब वो जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बीजेपी के बाहर उपेंद्र कुशवाहा के कद को अब बीजेपी कैसे बढ़ा पाएगी। अब अपनी पार्टी के बाहर कोई एक नेता है, उपेंद्र कुशवाहा है, अब उनके कद को बढ़ाए, उनको राज्यसभा भेज दिया गया, उनके बेटे को मंत्री भी बना दिया जाए, और जबकि खुद उपेंद्र कुशवाहा के पास जो 4 विधायक हैं उनमें से तो 3 बागी हो चुके थे। एक जो उनकी अपनी पत्नी है सासाराम की स्नेहता कुशवाहा, इनको छोड़ करके शेष 3 जो विधायक हैं वो बागी हो चुके थे। वो तो बीजेपी के दरवाजे पे बैठे हुए थे। बीजेपी ने ही खुद उपेंद्र कुशवाहा को मजबूती प्रदान करने के लिए उन 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया, क्योंकि उस समय तो ये इस तरह का गणित हो रहा था कि कहीं आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा स्वयं बीजेपी में शामिल न हो जाए। तो इसके कारण वो बीजेपी उन 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल भी नहीं कर पाई। तो अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 विधायक पहले बागी हुए थे अब फिर बागी हो जाएं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सियासी चुनौती आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो पहले विधायक बागी हुए फिर बागी हो जाए और बीजेपी उनके लिए अपना दरवाजा खोल दे। लेकिन इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी अगर एक कुशवाहा नेता को मुख्यमंत्री बीजेपी बना चुकी है तो उनके समानांतर एनडीए के अंदर और बीजेपी के बाहर किसी दूसरे कुशवाहा नेता को कैसे उभार सकता है। अगर आप राजनीति का तकाजा देखें तो ये तो है नहीं। तो इस लिहाज से सम्राट चौधरी पे बीजेपी फोकस भी की हुई है। अब उपेंद्र कुशवाहा किस तरह की राजनीति करते हैं, उनकी भाषा शैली भी बदली है। कल उन्होंने कहा है कि उनकी जो राजनीति है या उनकी जो वैचारिक राजनीति है वो बीजेपी की तुलना में ज्यादा करीब जदयू की है, यानी वो एनडीए में रहकर ही अब वो जदयू के करीब रहना चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार या निशांत कुमार अब अगर वो जदयू के नजदीक आना चाहते हैं तो ये जो 2 नेता हैं वो किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहते हैं और किस तरीके से आगे की राजनीति करते हैं, क्योंकि जदयू का जो राजनीतिक भविष्य है वो कौन तय कर रहा है और कैसे तय हो रहा है इसमें भी एक संदेह है। तो वो परिस्थिति अब नहीं है जैसे पहले बागी होने के बावजूद भी जदयू के करीब चले जाते थे और नीतीश कुमार उनके लिए अपना दरवाजा खोल दिया करते थे। ऐसा हुआ भी है, लेकिन अब उस रूप में नीतीश कुमार सक्षम है या नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब जो परिस्थिति है वो पहले की तरह नहीं है, क्योंकि जदयू वो पहले की तरह शायद ही सक्षम हो पाए जो इनको आगे बढ़ा पाए या इनके साथ तालमेल करके एनडीए के भीतर काम कर पाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रभाव है उस प्रभाव से बचाते हुए अपनी पार्टी को बचाना और उसकी राजनीति को आगे बढ़ाना ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में वो क्या निर्णय लेंगे। बिल्कुल सर, इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई है किसी न किसी वजह से ये साफ हो गया है कि गठबंधन के भीतर जिस तरह से खींचतान अभी खत्म नहीं हो रही है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और रीजनल पार्टीज़ के बीच लीडरशिप और पावर शेयरिंग का जो सवाल है वो भी उभर रहा है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने बयान दिया और
साफ संकेत दिया कि विपक्ष की एकता तभी मजबूत रहेगी जब रीजनल पार्टी को उनकी राजनीतिक ताकत के मुताबिक सम्मान और हिस्सेदारी मिले। यानी गठबंधन अभी साथ तो है, लेकिन धीरे धीरे उभर रहे मतभेद ये बता रहे हैं कि एकता की जो डोर है उसको संभाल कर रखना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में बिहार में आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी बगैर आरजेडी या क्षेत्रीय दल की अपनी साख जो है वो बचा पाएगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद जो जितने भी इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके मनोबल पे फर्क तो पड़ा है। क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और कम से कम पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा और टीएमसी जो परिणाम आया, बाद में टीएमसी बिखर गया, उनके विधायक भी बिखर गए, उनके सांसद भी बिखर गए। तो ऐसे में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अटेंशन में है जो इंडिया गठबंधन में है और उनके लिए चिंता स्वाभाविक है। उनके लिए दो तरफा चिंता की बात है। एक तो ये कि अपने जो उनके विधायक हैं, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको समेट के रखना। क्योंकि यहाँ पे तेजस्वी यादव के भी 25 विधायक में से एक विधायक जो मुस्लिम हैं, ढाका के विधायक जो स्वयं मुस्लिम हैं, वो हिंदू भी नहीं है, और फैजल रहमान उन्होंने भी राज्यसभा में आरजेडी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं दिया, वहां अनुपस्थित रह गए। तो कहीं ना कहीं से अलार्मिंग तो जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके लिए भी है ही। ऐसे में दूसरा उनके लिए खतरा कांग्रेस से भी है, क्योंकि टीएमसी की हार के बाद कांग्रेस के मनोबल पे भी एक प्रभाव पड़ा है। जब कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने ही राज्य में चुनाव हार रही है या कम से कम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब दबाव बनाएगी। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, इन क्षेत्रीय पार्टियों का दबाव रहा है लंबे समय तक कांग्रेस के ऊपर कि जब केंद्र का चुनाव हो तो जब लोकसभा का चुनाव हो उसमें भी टिकट बंटवारा अपने राज्य में क्षेत्रीय पार्टी अपने तरीके से करते हैं। और इंडिया गठबंधन बना भी, बिखरा भी, कई बार उसकी मीटिंग भी हुई, लेकिन 2024 के चुनाव के दरमियान एक बार भी कोई भी इंडिया गठबंधन के घटक दल का कोई भी नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा मानने के लिए तैयार भी नहीं था। तो ये तो राहुल गांधी के नेतृत्व को भी लोग नकारते थे। तो ऐसे में जो चुनौती मिलती थी, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती दो जगह से मिलती थी, एक केजरीवाल की ओर से और दूसरा ममता बनर्जी की ओर से, और दोनों चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पे तेजस्वी यादव हैं, उनके मनोबल पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो विधानसभा के चुनाव में भी उनका जो प्रदर्शन रहा वो भी हतोत्साहित करने वाला रहा। तो उस अटेंशन के कारण ही उन्होंने अब कांग्रेस को नसीहत देना शुरू कर दी है, और ये बताना उनके नसीहत का जो उद्देश्य यही है कि कांग्रेस ये समझे कि बिहार में कम से कम वो अब आरजेडी को दबा नहीं सकती है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से टकराहट है, आज भी समझिए कि इतना दिन हो गया है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो टकराहट है वो खत्म नहीं हो रही है, वो जस के तस है। तो ये सवाल अब उठना, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की आंतरिक मीटिंग होती है उनमें कई नेता ऐसा बोलते भी हैं कि उनको महागठबंधन से अलग होना चाहिए, अपनी जमीन तैयार करनी चाहिए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय है, और ये चिंता के कारण ही वो नसीहत दे रहे हैं। नसीहत में तेजस्वी यादव की एक चिंता है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनसे अलग हो गई तो निश्चित तौर पे आरजेडी और कमजोर होगी। भले ही कांग्रेस पार्टी के विधायक चाहे जितने भी हों, इस बार जो 6 आए हैं, पिछली बार 19 थे, 2020 में 19 थे, 2025 में 6 हैं, तो प्रदर्शन चाहे जितना भी कम हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर महागठबंधन से अलग हो जाती है तो आरजेडी का जो प्रदर्शन अगर आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में होगा उस पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक तरीके का और नैरेटिव चल रहा है, देश स्तर पे कई व्यक्ति ऐसा बात बोल रहे हैं कि अगर क्षेत्रीय पार्टी को जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं अपने विधायक और अपने सांसद को बचा के रखना है तो उन्हें कांग्रेस के अंदर विलय कर देनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि वहां पे जाने के बाद संख्या बढ़ पाए, तो क्षेत्रीय पार्टियों में तोड़फोड़ करना बीजेपी के लिए आसान नहीं हो। इस तरह का भी जो नैरेटिव है, ये इंडिया ब्लॉक के खेमे में इस तरह की बातें चल रही हैं। ये नैरेटिव अपने आप में सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, आरजेडी सहित जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं,
इंडिया ब्लॉक में सबके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन अपनी पार्टी का विलय कर देना, देखिए कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जिनके पास गिने-चुने 4 विधायक हैं जिसमें 3 बागी हैं, वो तो बीजेपी में विलय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जीत रही है, लगातार जीत रही है, एक बड़ी पार्टी है। वहाँ तो कांग्रेस जैसी पार्टी में भी विलय करने का एक नैरेटिव आ रहा है। अगर कई लोगों का ऐसा कहना भी है कि अगर समय रहते टीएमसी का विलय हो जाता कांग्रेस में, तो टीएमसी के विधायक कम से कम बीजेपी के पाले में नहीं जाते और इंडिया गठबंधन इतना कमजोर नहीं होते। जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया था, तो जिस दिन रिजल्ट आया था, उसके बाद जो सबसे पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। हालाँकि पहले उन्होंने नहीं कहा था। चुनाव के दरमियान या उससे पहले या लोकसभा चुनाव में वो अपने आप को पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन से अलग बताते थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वो अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताने लगे। तो इन तमाम बातों का प्रभाव भी यहाँ तेजस्वी यादव पे पड़ा है और इसी चिंता के कारण वो कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि वो अब जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके साथ तालमेल करके काम करे। हालाँकि इस नसीहत में कोई दम नहीं है, चूँकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम है, उसमें से तालमेल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और बिहार में जो 2025 में जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार फ्रेंडली फाइट हुआ, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने 11 सीटों पे चुनाव लड़ी है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो महत्व देना है, ये केवल कांग्रेस के कारण नहीं, क्षेत्रीय पार्टी भी उनको महत्व नहीं देती है, उसके कारण भी एक टकराहट रहती है। लेकिन तेजस्वी यादव जो अन्य राज्यों के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनकी स्थिति से अब चिंतित हो चुके हैं और यही कारण है कि वो ये बताना चाहते हैं कि विलय जैसा कोई कांसेप्ट ना आए। अगर राहुल गांधी के दिमाग में कोई ऐसा अगर कोई ये बता दे, भर दे कि आप अब क्षेत्रीय पार्टियों को कहिए कि आप अपने विधायक सांसद बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएँ, हम हमें विलय कर दें, तो ये समझ लीजिए कि अपने आप में इंडिया ब्लॉक में जो शामिल क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालाँकि आरजेडी का या कोई भी पार्टी विलय नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं से एक बार्गेनिंग करने का एक अवसर कांग्रेस को लंबे समय के बाद मिल चुका है। क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। विधायकों को तोड़ना मतलब जहाँ आमने-सामने बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे विधायक को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसी राज्यों में नहीं। लेकिन कम से कम कांग्रेस अपने सांसद को तो बचा ली है। कांग्रेस के जितने भी लोकसभा सदस्य हैं, वो बागी नहीं हो पाते हैं। उनमें तोड़-फोड़ की स्थिति प्रायः देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके की उथल-पुथल चल रही है। तेजस्वी यादव का जो ये नसीहत है, वो टीएमसी का प्रदर्शन और चुनाव के बाद जिस तरीके से टीएमसी में टूट-फूट हुआ से अलग हो गई पार्टी से, उसकी चिंता का ही परिणाम है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।